नमस्कार। विभाग विरोध में आज फिर आपका स्वागत है। मैं सन विरोध हाजिर हूँ आपके सामने आज की सर्वाधिक चर्चित मुद्दे पर आपके साथ अपना विचार साझा करें। अब तक आप सभी को पता है, कल दिल्ली हवाई अड्डे पर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जो एक घटना हुई जिसने पूरे देश ही का नहीं, पूरे विश्व की नजरें अपनी ओर खींची। एक ऐसी घटना जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या हम सचमुच लोकतंत्र को बाजू में रख हिटलर शाही की ओर बढ़ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या भारत एक बनाना रिपब्लिक बन गया है। पूछा जा रहा है कि क्या देश के कानून का दुरुपयोग राजनीतिक बदले की भावना से कर अपने विरोधियों को प्रताड़ित किए जाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे अनेक सवाल हैं और इसी से जुड़ा सवाल यह भी उठता है कि वाणी पर नियंत्रण, वाणी पर संयम, वार प्रहार में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखा जाना कितना जरूरी है, इस पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हम आज फिर उस संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। जी हाँ, उसी की बात कर रहा हूं जो पिछले दिनों, जो विगत कल गुरुवार को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जिस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा को विमान से उतार गिरफ्तार किया गया। ध्यान रहे, पवन खेड़ा दिल्ली से रायपुर आने वाले विमान में बैठ चुके थे। आज शुक्रवार से रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने वाला है। उसे भाग लेने के लिए अन्य बहुत सारे कांग्रेस के नेता भी विमान में मौजूद थे। तभी वहां पर उन्हें यह कहकर उतारा गया कि उनके सामान में कुछ अदला बदली हो गई है। जब उन्होंने कहा कि उनके पास कोई सामान है नहीं, बावजूद उसके उतारा गया और तब यह पता लगा कि असम पुलिस के कहने पर उन्हें रोका गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब देश की पुलिस का इस्तेमाल भी, जैसे ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों, ईडी, सीबीआई आदि के दुरुपयोग की बातें तो बहुत सारे सामने आई हैं और पुलिस पर पहले भी आरोप लगे और लगे। पुलिस का इस्तेमाल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए किया जाएगा। सत्ता पक्ष के ऊपर ऐसे आरोप लगे। कल जिस प्रकार से हुआ, जो घटना हुई, जिस प्रकार पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया, ठीक है कि उसमें एक और सुखद पहलू, बल्कि प्रशंसनीय पहलू यह उभर कर आया न्यायपालिका को लेकर। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एक याचिका दाखिल की गई कांग्रेस पार्टी की ओर से इस गिरफ्तारी के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी। बाद में ठीक है कि निचली अदालत से भी उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन न्यायपालिका ने कल एक ऐसा काम किया जिससे उसकी सराहना हो रही है, लोग उसे सैल्यूट कर रहे हैं। यही उम्मीद न्याय मंदिर से है कि जब जब कानून का दुरुपयोग हो, राजनीतिक बदले की भावना से दूसरे पक्ष पर प्रहार किए जाए, तो न्याय मंदिर हस्तक्षेप कर न्याय करे। कल ऐसा हुआ। अब यह बात कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया। कहा गया कि असम में शिकायत दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुआ, जिसके आधार पर ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। और वो भागे नहीं जा रहे थे, विदेश नहीं भाग रहे थे, वो दिल्ली से रायपुर आ रहे थे कांग्रेस महाधिवेशन की बैठक में भाग लेने के लिए।
अगर ऐसे ऐसा था तो पहले उन्हें बोर्डिंग पास ही इशू नहीं करना चाहिए था, उनको बाहर रोका जाता है, वो ठीक था। या फिर रायपुर आ जाते, यहाँ पर रायपुर में आते आप, यहाँ पर आप वो कार्रवाई करते जो भी कार्रवाई थी, लेकिन ऐसा नहीं करके वो अपमानित किया गया। हालांकि यहाँ पर जिसने भी यह व्यूह रचना की थी वे यह भूल गए कि यह कदम स्वयं सत्ता पक्ष के लिए प्रति उत्पादक सिद्ध होगा, काउंटर प्रोडक्टिव सिद्ध होगा, जो हो रहा है। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं थी। यह ठीक एक पवन खेड़ा ने टिप्पणी की थी प्रधानमंत्री के पिताजी को, स्वर्गीय पिताजी को लेकर, जब वे संबोधित कर रहे थे संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तब उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जगह वो नरेंद्र गौतम दास कुछ इस तरह से बोल गए। हालांकि तुरंत उनका ध्यान गया, ये भी गया जो क्लिपिंग सामने टीवी चैनलों पर लोगों ने देखा, जो तुरंत उन्होंने उसमें सुधार किया और कहा भी नरेंद्र दामोदर दास, सॉरी भी कहा, ध्यान रखें उन्होंने सॉरी भी कहा। उसके बाद बात आगे चल करके उन्होंने एक टिप्पणी अवश्य की कि नाम दामोदर दास काम गौतम दास की तरह, यह टिप्पणी की। यह इन दिनों, हालांकि यह बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी मानी जाएगी, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन दिनों राजनीति में इसके पहले हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, इस माध्यम से भी चर्चा कर चुके हैं कि राजनीति में राजनेता इन दिनों वार प्रतिवार के दौरान जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हमारे देश का लोकतंत्र आहत हो रहा है, लोकतंत्र की नींव कमजोर पड़ रही है। ऐसी चर्चा कई बार हुई है, स्वयं प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसे आरोप लगे हैं। ध्यान रखें, जब उन्होंने कई अवसरों पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो किसी भी दृष्टि से प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। ध्यान होगा जो बहुत चर्चित खबर बनी थी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए थे चुनाव प्रचार के लिए, तो उन्होंने एक भाषण के दौरान, सार्वजनिक भाषण के दौरान, सार्वजनिक सभा में वहां की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए जो संबोधन किया इस घटना के बाद से कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह भी कहा गया कि कांग्रेस नेताओं ने शायद यह गलतफहमी पाल ली है कि वे कानून से ऊपर है। बिल्कुल सही है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून सभी के लिए समान है। उस कानून के दायरे में स्वयं प्रधानमंत्री आते हैं, विपक्ष के नेता आते हैं, आम नागरिक आता है, मैं आता हूं, आप आते हैं, हमारे घर में काम करने वाला आदेशपाल वो भी आता है। सभी के लिए कानून बराबर है, सभी के लिए समान अवसर की बात हमारे प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में दोहराते हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि एक टिप्पणी के बाद, मैं मान लेता हूं कि वो टिप्पणी आपत्तिजनक थी, चलिए मान लिया जाए, जबकि यह कहा गया और लोगों ने माना भी है, अधिकांश लोगों ने, कि पूरा का पूरा मामला जो पवन खेड़ा के ऊपर है वो जुबान फिसलने का मामला था। लेकिन अगर यह भी मान लिया जाए कि उन्होंने जानबूझकर उपहास किया, तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसके अनुरूप अगर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी सामने आकर इसका उल्लेख करते हुए अगर पवन खेड़ा को क्षमा कर देते, जो हमारे यहां क्षमा दान से बड़ा कोई दान नहीं माना गया है, तो पूरे संसार में, देशी ने पूरे संसार में उनकी वाहवाही होती। वो लगता है कि हाँ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्षमाशील प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उसकी जगह इस तरह की जो पुलिसिया कार्रवाई, और चाहे कोई 1000 सफाई दे दे, यह बगैर
सत्ता शीर्ष पर बैठे व्यक्ति अर्थात प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाए बिना यह कदम नहीं उठाया गया होगा। इतनी बड़ी, ये बहुत बड़ी कदम थी। विमान में बैठे हुए व्यक्ति को एक मुख्य विपक्षी दल जो दशकों सत्ता में रहा, आजादी की लड़ाई में जिसकी निर्णायक भूमिका रही, पूरा देश उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ा, आज वो विपक्ष में है। ये लोकतंत्र की खुशबू है। उनके किसी कामों से नाराज होकर जनता ने उन्हें सत्ता के बाहर कर दिया। उस जनमत का आदर करते हुए आज कांग्रेस विपक्ष में और तत्कालीन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सत्ता का नेतृत्व कर रही है। यह तो हमारे लोकतंत्र की खुशबू है, सभी से स्वीकार करते हैं। ऐसे में इस तरह बदले की भावना से पुलिसिया कार्रवाई करना कहां तक उचित है। मैं फिर दोहराता हूं, यह मानकर भी चला जाए कि पवन खेड़ा ने जानबूझ करके तंज कसा, हालांकि नहीं हुआ। अगर यह जानबूझ कर किया तो नहीं होना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री मोदी तक कोई टिप्पणी थी तो ठीक थे, लेकिन उनके स्वर्गीय पिता के नाम के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाना यह हर दृष्टि से, हर कोण से अनुचित। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि इसे उस रूप में लिया जाए, उस अपमान के रूप में लिया जाए कि उन पर अनेक मामले विभिन्न राज्यों में दायर कर गिरफ्तार कर लिया जाए। आप इसकी भर्त्सना करते हैं, आप मीडिया को बुलाकर इसकी भर्त्सना करते हैं, लोग स्वीकार करते हैं, और तब पवन खेड़ा की आलोचना होती। आज जो उनके समर्थन में लगभग पूरा देश खड़ा हो गया है, स्वयं मोदी के समर्थक भी बहुत सारे खड़े हो गए हैं कि यह कार्रवाई अनुचित हो, वैसा नहीं होता, तब लोग पवन खेड़ा को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन यह कार्रवाई करे, पुलिसिया कार्रवाई करे उनके खिलाफ, स्वयं सत्ता पक्ष ने, स्वयं मोदी के समर्थकों ने, उनके रणनीतिकारों ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, भाजपा शासित असम सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसा भविष्य में नहीं हो, इसे सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का दायित्व है। विशाल बहुमत के साथ जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, उसके दुरुपयोग के लिए नहीं, संविधान सम्मत कानूनों को देखते हुए, उसका निर्वहन करते हुए सत्ता संचालन के लिए, न कि निजी कुंठा को वरीयता देते हुए किसी को अपमानित करने के लिए कानून का दुरुपयोग हो। पूरी घटना लोगों ने कल जो देखा, जैसे मैं फिर दोहराता हूं, बहुत सारे प्रधानमंत्री मोदी समर्थक भी उस कार्रवाई के खिलाफ बोलते पाए गए। पवन खेड़ा ने अगर गलती की तो उसका राजनीतिक स्तर पर प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए था, न कि सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इस तरह की पुलिसिया कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया, उन्हें तो तत्काल जमानत मिल गई, नीचे के कोर्ट द्वारका कोर्ट ने भी जमानत दे दी उन्हें, वो तो छूट गया। लेकिन एक नया विषय, एक नया मुद्दा पूरे देश में स्वयं सत्ता पक्ष ने ऐसा उछाल दिया है जिसका अंत कहीं से भी, किसी भी दृष्टि से सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। मैंने चुप दोहराना होगा, वाणी की आजादी, इस मामले में कहा गया अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। मैं इसमें थोड़ा अलग विचार रखता हूं। अभिव्यक्ति की आजादी से मैंने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप ऐसी भाषा, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें जिसे आम बोलचाल में सड़क छाप कहा जाता है। यह हमारी संस्कृति नहीं है, यह हमारी सभ्यता के अनुकूल नहीं है। और यह फिर दोहरा रहा हो,
पिछले कई अवसर पर भी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बोल चुका हूं कि वाणी पर नियंत्रण रखना हर पक्ष का दायित्व है। ऐसा कर हम एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कि हमारा लोकतंत्र जिस प्रकार सफलतापूर्वक आगे कदम डाल कर रहा है, हम उपलब्धियों को नए नए आयाम प्रतिदिन रच रहे हैं, उन पर हमारी आने वाली पीढ़ी गर्व करेगी। लेकिन अगर इस तरह के दृष्टांत इतिहास के पन्नों में दर्ज होते हैं तो फिर शोध के विद्यार्थी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं हमारा लोकतंत्र किसी दबाव में तो काम नहीं कर रहा था, कहीं हमारा लोकतंत्र दिशाहीन हो उन तत्वों के हाथ में तो नहीं खेलने लगा है जिनकी मंशा अंततः देश में इस लोकतंत्र के पहनावे प्रधान के अंतर्गत तानाशाही को लादना है। आज कहा गया, पूछा जा रहा है कि क्या भारत एक बनाना रिपब्लिक बन गया? को मालूम है आर्थिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर देश को बनाना रिपब्लिक कहा जाता है। आज भारत के लिए कुछ दशक पहले यह चर्चा उठी थी एक बार किसी विषय को लेकर, आज फिर पवन खेड़ा के मामले को लेकर के वह विवाद भी खड़ा हो रहा है। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन इस बात को पुनः जरूर दोहराऊंगा कि हर पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विरोधी पक्ष हो, राजनीति में लोकतंत्र में वे एक दूसरे पर प्रहार करेंगे, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, लेकिन उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। जब आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तत्काल प्रभाव आपके शरीर की भाषा पर भी पड़ता है। आपके शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज भी प्रभावित होती है। जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री को लेकर कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। और आज जो पवन खेड़ा के ताजा मामले में कहा जा रहा है कि उन्होंने सॉरी तो बोला, लेकिन बाद में वो आगे बढ़ते हुए ये कहने से भी नहीं चुके थे, अरे नाम तो दामोदर दास, काम गौतम दास का। इसका मतलब कि वे कहीं न कहीं एक तंज तो कस रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार की भाषा के इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल और उस प्रक्रिया में उनके मृत स्वर्गीय पिताजी के नाम का उल्लेख, यह हर दृष्टि से अनुचित है। हमारी संस्कृति इसकी इजाजत नहीं देती, हमारी महान सभ्यता इसकी इजाजत नहीं देती। अतः इस बात को अब पूर्ण विराम दे दिया जाना चाहिए और दोनों पक्ष, विशेषकर सत्ता पक्ष, कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे एक राष्ट्रीय बहस इस बात को लेकर छिड़ जाए कि क्या हमारा लोकतांत्रिक भारत शनै शनै जानबूझकर तानाशाही की ओर ढकेला जा रहा है। क्या हम लोकतंत्र की आड़ में एक ऐसा शासन चाहते हैं जो पूर्णतः तानाशाही की भावना के अंतर्गत कदम ताल कर रहा हो? कदापि नहीं। देश का बहुमत इसकी इजाजत नहीं देगा। स्वयं मैंने जैसे कहा कि राजनीतिक स्तर पर मतभेद के बावजूद सत्ता की आलोचना करने वाला वर्ग भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि हमारे देश के लोकतंत्र की नींव पर प्रहार किया जाए, उसे कमजोर किया जाए और तानाशाही थोपी जाए। तानाशाही अथवा हिटलरशाही यह भारत देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ध्यान रखें, सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद
भारत अगर आजाद होकर के एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को उसने अपनाया है, उसने एक इतिहास रचा है, लाखों लोगों ने अपने जानों की आहुतियां दी है, क्या इसलिए कि आजाद भारत के ऊपर तानाशाही का मुलम्मा चिपका दिया जाए? इसे कोई स्वीकार नहीं करेगा। पवन खेड़ा के मामले से सबक लेते हुए दोनों पक्ष, में फिर दोहरा रहा हूं, दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करें कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद लोकतंत्र की नींव पर कोई भी प्रहार नहीं करेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, दोहरा रहा हूं कि यह ऐसे तत्वों के लिए, ऐसे मंसूबा पालनों के लिए प्रति उत्पादक सिद्ध होगा। स्वयं कल की घटना, पवन खेड़ा की घटना से आप ध्यान रखें, चाहे आप जितने कह लें, चाहे जितना मीडिया मैनेजमेंट कर ले, चाहे जो प्रचार करवा लें, बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में स्वयं मोदी और भाजपा समर्थक भी नाराज है। ऐसा पुनः नहीं हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर है। उनके लिए यह चुनौती है कि ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे उनके समर्थक धीरे धीरे मुंह फेर करके वापस किसी और दिशा में चल दें। धन्यवाद।